बताओ वजदान, तुम किसके साथ घूम रहे थे? मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा है। हानिया अपनी उल्लू जैसी मोटी मोटी आंखें मजीद फैलाते हुए पुरस्कार अंदाज में बोली। वजदान को शदीद झंझलाहट हो रही थी। दिल चाह रहा था कि इसका गला दबा दे। अगर ताया जान बीच में दीवार बनकर खड़े ना होते तो वाकई उसका गला दबाने में एक सेकंड भी ना लगा था। ताया जान, आप इसकी बातों को सीरियसली क्यों ले रहे हैं? इसकी तो आदत है फजूल बोलने की। देखा आपने कैसे ये हर बार मुझे खामोश करवा देता है ताकि इसकी हकीकत ना दुनिया वालों की नजरों के सामने ना आ सके। वो चिढ़ाती हुई बोली थी, कौन सी हकीकत की बात कर रही हो तुम? जरा मुझे भी बताना। वो बाजू छुड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा तो वो फौरन तायाजान के पीछे जाकर छुप गई। मेरे पास सबूत है, मैं आपको सबूत भी दिखा सकती हूँ। उसने आके गोल गोल घुमाते इंतहाई मासूमियत से कहा। वजदान का दिल कर रहा था कि उसे किसी ऐसी जगह पर लेकर जाए जहाँ कोई भी मौजूद ना हो और फिर उसे अच्छी तरह सबक सिखाने के बाद वापस लेकर आए ताकि अगले 3 सालों तक उसकी जुबान ही ना खुल सके। लेकिन वो सिर्फ ख्वाब ही देख सकता था। जिस दिन तुम पैदा हुई थी उसे स्याह दिन के तौर पर मनाया जाना चाहिए, और तुम जिस दिन पैदा हुए थे ना उस दिन को भूल जाना चाहिए। देख रहे हैं आप इसकी कैंची जैसी लंबी जुबान? 5 साल बड़ा हूं मैं इससे, मगर इसको जरा भी शर्म नहीं है। हमेशा मैं ही क्यों करूं? चलो चुप हो जाओ, अब एक दूसरे से लड़ो नहीं। तायाजान इन दोनों के दरमियान आ गए। जी तो तायाजान, मैं आपको ये बता रही थी कि ये किसी लड़की के हाथों में हाथ डाले घूम रहा था। हानिया ने अपना लहजा पुरस्कार बनाते हुए कहा, जबकि वो गुस्से से बार बार अपना पहलू बदल रहा था। सबूत दिखाओ मुझे। तायाजान ने आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, मतलब आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? चलो कोई बात नहीं, ये दिन देखना रह गया था और आज ये दिन भी देख लिया। उसे अपने जाली आंसू साफ किए और जल्दी से अपना आईफोन निकाला जो बड़े भाई को ब्लैकमेल करके बड़ी मुश्किल से खरीदा था। देखे, ये देखे, इसमें वजदान ने वाकई एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। ये दर हकीकत उसकी नई गर्लफ्रेंड थी। उसका दिल कर रहा था कि वो दीवार के साथ टकरे मारना शुरू कर दे। थोड़ी देर पहले वो उसके पास कमरे में आई थी और डील करने के लिए तैयार भी हो गई थी कि अगर तुमने मुझे मेरी पसंदीदा डिजाइनर का सूट डलवा दिया तो फिर ये वीडियो हम दोनों तक ही महदूद रहेगी। लेकिन मोहतरम वजदान साहब ने वीडियो देखने से ही इनकार कर दिया था। उसे लग रहा था कि वो यूं ही हवा में तीर चला रही है, और अब उसके पास वो वीडियो देखकर उसे अपना सर गोल गोल चकराता हुआ महसूस हो रहा था। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं इससे निपट लेता हूँ। ताईजान, मेरा इनाम? वो अपने हाथों में दुपट्टा गोल गोल घुमाते हुए बोली। लालची औरत? इससे बढ़कर लालची औरत ना मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। चुप कर जाओ तुम। क्या चाहिए आपको मेरे बच्चे? उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, ज्यादा कुछ नहीं, डिजाइनर का एक सूट लेना है। आपको तो पता है ना कि मेरी पार्टी आ रही है और मैं चाहती हूँ कि वहां पर मैं सबसे नुमाया लगूं। तुम वैसे भी चुड़ैल हो, नुमाया ही लगोगी। जितनी मर्जी तैयारी कर लो। जलने वालों का मुंह काला, उसे बाल हवा में झड़कते। बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करते। तायाजान ने उसे टोका। सॉरी तायाजान, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो फौरन उनके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई, जबकि वो उसकी ओवर एक्टिंग पर हंस पड़ा। उसके जाने के बाद तायाजान उससे मुखातिब हुए। ये सब कुछ क्या है बताओ? असल में जब मैंने तुम्हें कह दिया था कि तुम्हारी मंगनी हवेली के लड़की से हो चुकी है, जब तक तुम आप मुझे उस लड़की का नाम नहीं बताएंगे ना, तब तक मैं कैसे? जब ठीक हो, वक्त आएगा ना तो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैंने उसके वालिदैन से बात की है, जब वो अपनी मर्जी जाहिर करेंगे तभी तुम दोनों की शादी होगी, और तुम इस चीज की टेंशन मत लो। वाह, यानी मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। और अगर उस लड़की ने इनकार कर दिया तो जाहिर सी बात है अब मैं उस बच्ची के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। और अगर मैंने इनकार किया तो? वो बहुत ही गौर से ताईजान के चेहरे के तासुरात देख रहा था। तब भी तुम्हें उसी से ही शादी करनी पड़ेगी। लोग अपने घरों में बेटियों को अहमियत देते हैं, बेटों की बातों को तरजीह दी जाती है, और यहाँ पर लड़कियों ने अंधा कानून लागू किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, एक बार सिर्फ मुझे वकील बनने दे, मैं ना अपने हक के लिए आवाज उठाऊंगा। फिलहाल तो तुम अपनी गाड़ी की चाबी मेरे हवाले करो। तुम्हें गाड़ी इसलिए नहीं दी कि दूसरों की बेटियों को इसमें बुठा बिठा कर ना घुमाते रहो। ये आप जाती कर रहे हैं मेरे साथ। मैं कसम उठा कर कहता हूँ, इस लड़की के अलावा मेरी किसी से भी दोस्ती नहीं है, और मैंने उसे प्रपोज भी नहीं किया।
वो तो बस उसे इससे सिर्फ बातचीत ही कर रहा था। जब 3 हफ्तों तक बस में यूनिवर्सिटी जाओगे तो तुम्हारा दिमाग ना ठिकाने आ जाएगा और इस लड़के को भी अंदाजा हो जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। वो तो इसे हो ही चुका था। पता है आपका आपकी भतीजी ने उसने क्या किया है? नहीं, आपको कैसे पता होगा? और आपको कौन सा फर्क पड़ता है? मेरी तो वैसे भी किसी को परवाह नहीं है। वो गुस्से से सर झटकता वहां से चला गया। उसका खून खोल रहा था। दिल कर रहा था कि हर चीज तहस नहस कर डाले। अरे क्या हुआ शहजादे, इतने गुस्से में क्यों हो? हानिया जो छत पर जाकर खड़ी हुई थी, उसके करीब एक बहुत बड़ी बाल्टी मौजूद थी जिसमें से पानी में नमक मिक्स किया था। और यहाँ बैठकर वो विजदान के वापस आने का इंतजार कर रही थी ताकि उससे अपना हिसाब किताब बराबर कर सके। तो मुझसे बचकर दिखाओ, क्योंकि अब जो सलूक मैं तुम्हारे साथ करूंगा उसके बाद तुम कभी भी मुझसे पनाह लेने के काबिल नहीं बचोगी। तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ कर आऊंगा, तुम्हें भेड़ियों की खुराक बनाऊंगा। बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझे अपने रास्ते से हटाने के ख्वाब देखे थे, लेकिन देखो क्या हाल हुआ उनका। वो खुद ही रास्ते से हट गए। उसका इशारा निदा की तरफ था जो कि उसके ताया जान की बेटी थी और वो उससे बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। वो जानबूझकर निदा को तंग करती थी और उसके मामलात में दखल अंदाजी करती थी। और अभी 1 हफ्ते पहले उसकी शादी हो गई थी। मैं रास्ते से हटना नहीं बल्कि हटाना जानता हूँ, तो मैं खबरदार कर रहा हूँ। ये कहकर जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाया तो उसे लगा जैसे किसी ने ठंडे पानी का जग उसकी कमर पर फेंका। ओह, आई एम रियली सॉरी, मेरा निशाना ना थोड़ा सा चूक गया। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, तुम्हारा निशाना तो अभी मैं ठीक करता हूँ। वो आगे पीछे देखे बगैर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। वो भी भागी और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ऊपर जा आ जाएगा। छत पर जाने के बाद एक दरवाजा मौजूद था। उसे जल्दी से उस दरवाजे की कुंडी लगाई और अब वो दीवार के साथ टेक लगाकर गहरे गहरे सांस ले रही थी। जल्दी से दरवाजा खोलो, आज तो मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। तुमने जिसको बुलाना है बुलाओ, मैं भी तायाजान को बताता हूँ। तुम्हारी हरकतें अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। देखो देखो वजदान, क्या हो गया यार? मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तुम मेरी दोस्त नहीं हो? नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। दोस्ती गई तेल लेने। और बहुत ज्यादा गुस्से में था। ठीक है, तो फिर वहीं पर खड़े रहो, मुझे भी कुछ मसला नहीं है। वो सूती कपड़ों में मलबूस थी जो कि वहां होने वाली सर्दी की निस्बत काफी नाकाफी थे। अब उसे शदीद ठंड भी लगने लगी थी। सर्दियों की शाम थी, मगरिब की अजान होने वाली थी और ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। मौसम की आज ही खराब होना था क्या इसको? वो अपने दोनों कंधों को पकड़े सर्दी से थर थर कांप रही थी। हर तरफ ये डर भी था कि मालूम हो कि वजदान के दरवाजे के बाहर खड़े हो। जबकि उसकी नजर हवेली के अंदर दाखिल होते जमाल खान पर पड़ी तो ऊंची ऊंची आवाज में चीखने लगी, मेरे जमान भाई, मेरे प्यारे जमान भाई, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे वजदान से ना बचा सकते हैं। उसकी चीखों की आवाज सुनकर वो जो थोड़ी देर पहले ही सीढ़ियों पर सो गया था और बड़ा कर उठ बैठा। जमान साहब जो कि इस घर के सबसे बड़े बेटे थे और जिनसे सब लोग खौफजदा होते थे। अब क्योंकि इस लड़की के पास वजदान की कमजोरी थी, अगर उसकी शिकायत लगा देती तो जमान ने उसकी टांगें तोड़ देनी थी। क्योंकि जमान साहब को इस तरह के चक्करों से ना सदी शदीद नफरत थी। वो खुद भी लड़कियों की इज्जत करते थे और अपने कजिन से भी यही उम्मीद रखते थे कि वो भी औरत जात की इज्जत करे। सिर्फ और सिर्फ दोस्ती ही तो की थी और हाथ भी इसी वजह से पकड़ा था कि उसने कहा था कि उसके हाथ में जख्म हुआ है। मैं लड़कों से सुन रखा था कि इधर लड़की के हाथ में फूंक मारोगे तो इसे आराम आ जाएगा और वो खुश हो जाएगी। मैंने भी उसी इसी चक्कर में मारा। अपने वाल हाथों में जकड़ता वो भागता वो नीचे आया। शुक्र है जमान भाई, आप आ गए, वरना वरना कसम से मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे जमान के कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी भोली फूली हुई सांसों को हमवार करते हुए कहा। उसके काफी करीब मौजूद थी लेकिन उसी चीज का होश भी नहीं था। और फिर थोड़ी देर के बाद वो वहां से उछलते हुए अपने कमरे में चले गए। जब तक वो अपने कमरे में दाखिल नहीं हुई तब तक जमान उसकी पीठ को घूरता रहा। इन दोनों का ना कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन वजदान साहब सुबह जल्दी यूनिवर्सिटी के लिए निकले क्योंकि उन्हें बस पर सवार होकर जाना था। और इस वक्त वो बस स्टॉप पर खड़ा था जब हानिया अपनी गाड़ी उसके करीब ले जाकर खड़ी हो गई। ओ हेलो,
मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है, तुम्हें इस कंडीशन में देखकर। अगर तुम मेरी ऑफ़र कबूल कर लेते तो तुम शायद किसी अच्छी जगह पर होते, या फिर अपनी गाड़ी में बैठे हुए होते। उसने उसकी गाड़ी पर ज़ोर-ज़ोर से हाथ मारते हुए कहा। ये देख कर उसके तन बदन में जैसे आग लग गई कि हानिया साहिबा उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। तायाजान, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, वो दान पीसते हुए बोला। उसी वक्त बस आ गई, वरना वो इस लड़की से बहुत अच्छे तरीके से निपट लेता। उसके पीछे पीछे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। जिस लड़की से वजदान ने दोस्ती की हुई थी, वो थोड़ी सी फासले पर लड़कों के ग्रुप के साथ खड़ी थी। उसने वजदान को देखकर फौरन निगाहें फेर ली। दुख होता है ना, मुझे भी बहुत दुख होता है जब कोई अपना इस तरह से निगाहें चुराए। तुम्हारी शादी तो किसी गंजे से कराऊंगा या फिर किसी बूढ़े से कराऊंगा। और प्लीज ध्यान रखना कि वो बूढ़ा बिलीनियर हो, बल्कि ऐसा करो कि मेरे लिए शुगर डैडी ढूंढो। शर्म तो आती नहीं है ना तुम्हें? न शर्म आती है, न हया आती है। वो अपने बाएं कान को हाथ में पकड़ती मासूमियत से बोली, मेरे दादी जान से बात करनी है कि वो तुम्हारी नानी जान के पास भेजे। सिर्फ तुम्हारे मामू ही है जो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तुम हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई हो। अब दोबारा मेरे पीछे मत आना। मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन इस तरह से मेरा पीछा मत करो, वरना लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे। ओ हेलो मिस्टर, तुम्हारी गलत फहमी है। मेरा टेस्ट इतना खराब नहीं है कि मैं तुम जैसे इंसान का ना पीछा करूं। मैं तो ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो कि पूरी दुनिया में एक होगा। हाँ हाँ, देख लूंगा तुम्हारा गंजा दुल्हा। गंजी होगी तुम्हारी दुल्हन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पूरा खानदान, बल्कि तुम्हारा पूरा ससुराल। गंजों के खानदान से तुम्हारे लिए बीवी ढूंढ कर लाऊंगी। तुम देखो तो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। वो पाँव पटकते हुए गुस्से से लाइब्रेरी चली गई। उसे कोई भी चीज इतना गुस्सा नहीं दिलाती थी जितना गुस्सा उसे गंजे शोहर की बात पर आता था। भला मैं गंजे इंसान के साथ कैसे गुजारा कर सकती हूँ? मेरे इतने प्यारे लंबे लंबे घने बाल और मेरे साथ गंजा? तौबा, छी छी, कभी भी नहीं। वो कानों पर हाथ लगाते हुए बोली और अपनी किताबों पर झुक गई। वहां बैठे हुए सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे थे कि एक लड़की ने उसके पास आकर सलाम किया। आप मिस हानिया है? उसे प्यारी और नरम आवाज में उससे सवाल किया। जी जी, मैं हानिया ही हूँ। अपने नाम के साथ मिस सुनकर खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। उसकी शरारतों की वजह से सब लोग उससे तंग थे। इसी वजह से बहुत कम लोग उससे मुखातिब होते थे। उसके कुछ असूल थे। वो मासूम बच्चों के साथ शरारतें नहीं करती थी। अपनी शरारतों के हदफ वो हमेशा सीनियर्स को बनाती थी। मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर आपके पास 15 मिनट हो तो? जी, मेरे पास वक्त है, आप बोले, आपको क्या कहना है? वो मुझे अपने सब्जेक्ट के हवाले से आपसे मदद लेनी थी। ये सुनकर उसे खांसी शुरू हो गई। वो तो खुद बामुश्किल पास होती थी, उसकी कैसे मदद करती? अगर आपको बुरा ना माने तो आप मेरे साथ मेरी क्लासरूम चल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात करना अलाउ नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे खुल कर डिस्कस करूँ। अल्लाह खैर करे, ना जाने ये क्या डिस्कस करने वाली है। या अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना। जूनियर्स के सामने जलील ना हो जाओ। उसका 4th सेमेस्टर था, मगर नॉलेज नाम की चीज़ ही नहीं थी। लाइब्रेरी में वो सिर्फ और सिर्फ इसी की हवा के लिए और मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए आती थी, वरना तो उसे लाइब्रेरी के नाम से ही खौफ महसूस होता था। वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो कमरा पूरा खाली था। वाओ यार, लगता है अभी तक तुम्हारी क्लास नहीं आई। मुझे खाली कमरा बहुत पसंद है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, बाहर से दरवाजा बंद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की मेरे साथ प्रैंक कर सकती। हाय मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? छुट्टी का वक्त हो गया था और सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकल रहे थे। उसका मोबाइल और बैग भी उसके पास नहीं था, बल्कि वो कमाल महारत से लड़की ने छीन लिया था। वो दरवाजे के बाहर रख दिया था। जैसे ही वो पलटी तो पीछे वजदान खड़ा था। सर, आपका काम हो गया, अब मेरे पैसे? उसने अपना चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ाते मासूमियत से कहा। तो वजदान ने जेब से 2,000 निकाल कर उसके हाथ में दिया। अब वो उसकी मदद करके कूल बनने वाला था, ताकि उसके जरिए तायाजान से अपनी सिफारिश करवा सके। अब मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और उसे हर हाल में अपनी गाड़ी चाहिए थी। और वो जानता था कि इतनी आसानी से गाड़ी मिलने वाली नहीं है जब तो वो लड़की उसका साथ ना दे। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और वो जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी कि अचानक दरवाजा खुल गया। सामने वजदान खड़ा था। वो इस कदर डरी हुई थी कि उसके गले लग गई और फिर पूट पूट कर रोने लगी और वो अपनी जगह साकित हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था,
मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ फंस गई हूँ और मैं मर जाऊंगी। यहाँ पर मेरा दम घुटने लगा था। शुक्र है कि तुम आ गए। उसका कॉलर अपनी मुट्ठी में दबोचे वो छोटे बच्चों की तरह सिसक रही थी। जिंदगी में पहली बार मजदान को अपनी शरारत पर शदीद गुस्सा आया। उसने खुद को उससे अलग किया। मैं घर जाकर ना तायाजान को बताऊंगी कि तुमने इतने अच्छे लोगों से मुझे पंगा लिया था। अब वो नौबत आ गई है कि लोग तुम्हें यूनिवर्सिटी में बंद करने लगे हैं। वो तो शुक्र अदा करो कि मैं अभी तक यही मौजूद था। यह दरहकीकत ये क्लास विज्ञान की थी और आज उसकी सिर्फ एक सब्जेक्ट की क्लास थी, जिसकी वजह से क्लास रूम फ्री हो गए थे। चलो अब घर वापस चलते हैं। आप बस से ना जाएं, बल्कि आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। उसने मासूमियत से कहा और वजदान ने फौरन अपना चेहरा झुका लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की उसकी शातिराना मुस्कुराहट देख ले। नहीं, मुझे सजा मिली हुई है। मैं ताईजान से कहूंगी कि वो आपको माफ कर दे। आप बहुत अच्छे हैं। अपने लिए आप लकब सुनकर उसे हजम ही नहीं हो रहा था। और हानिया, चूंकि वजदान को अच्छा समझने लगी थी और उसे लग रहा था कि वजदान से उसकी दोस्ती हो गई है, ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला था और अब तो वजदान उससे दिल खोल कर बदले लेने वाला था। वो कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखता था और जब तक वो अपने दिल का हाल खोल कर बयान नहीं कर लेता था, तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। वो दोनों एक साथ ही हवेली के अंदर दाखिल हुए और उसने ताया जान से बात कर ली थी और ताया जान ने वजदान को मुआफ भी कर दिया था और यूं उसकी गाड़ी फिर से उसके पास आ गई थी। रात के वक्त वो अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी जब अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे भूतों और चुड़ैलों से बहुत खौफ महसूस होता था। वो अपने कमरे की लाइट भी ऑन करके सोती थी। अचानक उसे लगा कि कमरे की दीवार पर कोई बड़ा सा साया नमूदार हुआ है। उसे फौरन पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मैं अभी नजमा के कमरे में जाती हूँ। वो दरवाजे से बाहर निकलने लगी जब ये खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी। वो आवाज उसके वॉशरूम से आ रही थी। नहीं, यहाँ पर वजदान नहीं आ सकता। मैंने खुद अपने कमरे का दरवाजा लॉक किया था, तो यहाँ कैसे आ सकता है? वो अपने सीने पर हाथ रखे खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में मसरूफ थी, मगर दिल था कि बाहर निकलने को तैयार था। देखिए बुच्ची, भूत अंकल, मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? आपको पता नहीं कौन सा नाम अच्छा लगेगा। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज मुझे मत डराएं। मेरा दिल बहुत छोटा सा है। वजान, जिसने उसकी वॉशरूम में स्पीकर फिट किया हुआ था, वो अपने कमरे में बैठा उसी स्पीकर पर बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर उसके लिए अपनी हंसी दबाना मुश्किल हो गया था। देखो तो उसे, बेवकूफ लड़की भूत अंकल से बात कर रही है। उसे कोई बताए कि भूत अंकल इस वक्त तक चैन से नहीं बैठते जब तक आपको अपनी दुनिया में ले करना चाहे। वॉशरूम से दोबारा एक खौफनाक आवाज निकली। अब की बार वो रोने वाली हो गई और छोटे छोटे कदम उठाती वॉशरूम के दरवाजे के पास गई और लात मारकर दरवाजा खोल दिया, मगर वहां दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। पूरा वॉशरूम खाली था। हॉरर मूवीज में तो ऐसा ही होता है, शुरू में कोई नजर नहीं आता। ये ऐसा तो नहीं कि वो छत के साथ चिपकी हुई हो। उसे डरते डरते सर उठाया, मगर वहां भी कोई नहीं था। फिर से उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जैसे उसने दरवाजा खोला, सामने डरावना मास्क पहने वजदान खड़ा था। उसे देखकर वो खौफ के मारे अपनी जगह पर उछलने लगी। उसने अपने हाथों में जो डंडा उठाया था वो डंडा वजदान के सर पर दे मारा। वो बेचारा जिसे डराने की खातिर वहां आया था खुद ही उसके हाथों खवार हो गया। अपने चकराते हुए सर को संभालते उसने फौरन अपने चेहरे के ऊपर से मास्क उतार कर फेंका और उसकी आंखों के सामने तारे नाचते हुए महसूस हो रहे थे। ये क्या किया जालिम औरत? वो अपना सर पकड़े जमीन पर बैठा छोटे बच्चों की तरह शोर मचा रहा था। तुम तुम ये सब कर रहे थे? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगले लम्हे वो वजदान के बालों को जकड़े जोर जोर से खींचने लगी। हाय, मुझे मार डाला। इस पागल औरत से मुझे बचाओ। जालिम औरत, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। थोड़ी सी शर्मो हया कर लो। अम्मी बचाओ मुझे, भाई भाभी। वो जोर जोर से हवेली वालों को पुकार रहा था। सब लोग उस वक्त अपने कमरे में पुरसुकून नींद सो रहे थे और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वो उठकर बैठे। यहाँ जब वहां पहुंचे तो मंजर देखकर उन सब लोगों ने बेसख्ता अपने माथे पर हाथ मारा। ये यहाँ क्या हो रहा है? दादी जान सदमे से बाहर निकली तो दबी दबी आवाज में गुस्से से बोली, ये तुम क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो?
मैं वाक़ई ही में पागल हो गई। इस इंसान ने ना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। आपको पता है, ये मुझे रात की इस पहर डराने के लिए आया था। वो भागते हुए वॉशरूम में घुस गई। उसकी तेज़ नज़रें अब चारों तरफ घूम रही थी और उसकी नज़र स्पीकर पर पड़ी। जब उसने फ़ौरन खींच कर उसे उतारा। ये देखें, इसने मेरे वॉशरूम में स्पीकर लगाया था और मुझे डराना चाहता था। और आप कहते हैं कि ये मुझसे बड़ा है और मैं इसकी इज़्ज़त करूँ? देखिए इसकी हरकत किस तरह की है। क्या कोई अपने से छोटे मासूम बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करता है? वो अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली और उसे जहर की पोटली मालूम हो रही थी। तुम्हारी शादी गंजे से होगी। वो भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। अगर दोबारा तुमने ये कहा तो मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी। बस बहुत हो गया। थोड़ी सी तमीज करो तुम भी। हद होती है भाई बदतमीजी की। आपकी बार दादी जान ने उसका बाजू पकड़कर उसे झटका दिया और कहा, और हाँ, आज के बाद तुम लोगों को एक साथ मैं ना देखूं। अगर मैंने तुम लोगों को एक दूसरे से बात करते हुए भी देख लिया ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कभी लड़ते हो, कभी दोस्ती करते हो। तुम लोगों का भी कोई दीन ईमान ही नहीं है। दादी जान, मुझे इससे बात करने का ना बिल्कुल भी शौक नहीं है। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी जंगली बिल्ली औरत से बात करने का। तुम जिस इंसान को भी मिलोगी ना, वो बेचारा ख्वार हो जाएगा तुम्हारे हाथों। तुम्हें मेरी नहीं, अपनी फिक्र की जरूरत है। वो दोनों एक दूसरे को गालियां देते हुए वहां से चले गए और थोड़ी ही देर में हवेली वाले भी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं इन दोनों का क्या करूं। दादी जान अपने बेटे के सामने खौफजदगी का इजहार करते हुए बोली, शादी करवा दो। तुम्हें लगता है कि ये दोनों शादी के काबिल है? वजदान को देखो, चलो, ये तो फिर छोटी बच्ची है। इसे देखो कैसे वो हर बात में पूरा पूरा बदला लेता है। उसे तो थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए ना। मुझे तो लग रहा है कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। देखा नहीं है कि वो जानबूझकर इस तरह की बातें करता है जो कि उसे गुस्सा दिलाती हैं। अयान जो काफी देर से खामोश बैठा था, अपने मोबाइल पर नजरें जमाए हुए मसरूफ अंदाज में बोला, जिसे सुनकर जमाल बुरी तरह बदमजा हो गया। इन दोनों बेवकूफों की शादी करने का मतलब ये है कि वो सिर्फ सिर्फ तबाही। आपको क्यों इतना मसला हो रहा है? कहीं आप तो नहीं? चुप कर जाओ। उसे डांट कर वहां से चला गया। यार, तुम लोगों ने जो भी प्लान बनाया ना, जल्दी बना। इन दिनों मेरे कजन का ना सर फटा हुआ है और मेरे किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ा सकता। इसी वजह से मैं जो जी में आए वो कर सकती हूँ। वो बेचारा तो इस हद तक बेबस हो गया कि हवेली से बाहर तक नहीं जा सकता। जरा जो ऊंची आवाज में बात करता तो उसके सर में दर्द फटने लगता है। और वो इस रेस्टोरेंट में बैठी बड़े मजे से अपनी सहेलियों के साथ अपने कजन के किस्से डिस्कस कर रही थी। वजदान जो कि अपने आप को काफी बेहतर महसूस कर रहा था, रेस्टोरेंट में टहलने के लिए आया था। उसकी बातें सुनकर वजदान के माथे पर बल पड़ गए। वो फौरन साइड पर जाकर छुप गया। तो फिर नेक्स्ट वीक हम पक्का डिसाइड करते हैं कि हम लोग मरी जाएंगे। हम वहाँ जो हाइकिंग स्पॉट है ना, वहाँ। तो मोहतरमा का मरी जाने का इरादा है। घर वाले कमर्शियल मार्केट लेकर नहीं जाते और मरी जाने की प्लानिंग हो रही है। तुम्हारी तो सारी प्लानिंग ना मैं बहुत अच्छे तरीके से निकालता हूँ। हवेली की लड़कियों को इस तरह से आउटिंग पर जाने की इजाजत नहीं थी, अपनी सहेलियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। दादी जान इस चीज की परमिशन देने के लिए कि सख्त खिलाफ थी। वो हर काम दादी जान से छुप कर करती थी और इस कदर महारत से करती थी कि पकड़ी भी नहीं जाती थी। लेकिन अब वजदान ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और इसलिए उसका पकड़ा जाना भी लाजिम हो गया था। वो सुबह सुबह अपना सामान उठाकर तेजी से कमरे से बाहर निकली। नजमा को उसने सारी कहानी सुना दी थी कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो तुम मैनेज कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, मसला ही नहीं है। गाड़ी में ऊंची आवाज में गाने लगे हुए थे और वो सभी इन गानों पर वाइब कर रही थी। वो अपना सर बार बार बाएं जानिब झटक रही थी और हर चीज से मुकम्मल तौर पर अनजान अपने आप में मगन थी। उसका मोबाइल जोर जोर से बज रहा था मगर उसे इस चीज का कोई होश नहीं था। आधा रास्ता गुजर चुका था। उन्होंने गाड़ी एक जगह रोकी और वो लोग तस्वीरें खींचने लगे थे। उसे अपना मोबाइल उठाया तो हवेली की तरफ से हजारों के हिसाब से कॉल आई हुई थी। सबसे ज्यादा कॉल्स दादी जान के नंबर से थी। अभी इसी वक्त घर वापस आओ, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर ना तुम्हें मांगने के लिए सड़क के किनारे बिठा दूंगी। अल्लाह, दादी जान को क्या होगा? इतनी खौफनाक धमकियां कौन देता है? उसे जल्दी से नजमा को कॉल मिलाई। नजमा जो कि इस वक्त घर वालों के हुजूम में बैठी थी,
उसके इर्द-गिर्द सारे घरवाले जमा थे। उसकी माँ बार-बार उसे गालियाँ दे रही थी और कभी हाथों के इशारे से उसे कोसती थी। वो बेचारी आँखों में आँसू लिए बेबसी की मूरत बनी। सब लोगों के सामने एक मज़ाक बनकर रह गई थी। फैज़ान भी थोड़े फासले पर अपने बंधे हुए सर को थामे मुस्कुराता हुआ नजमा को घूरे ही जा रहा था। उसकी कॉल आ रही है, कॉल उठाओ। मैं कैसे उठाऊँ? रो-रो कर नजमा की आवाज़ ही बंद हो गई थी। जिस तरह से उठाते हैं, अब क्या ये भी मैं सिखाऊँ? दादी जान ने अपनी लाठी उठाई तो उसने फ़ौरन मोबाइल उठा लिया। क्या कह रही हैं दादी जान? प्लीज़ रिलैक्स हो जाएँ। एक तो आप हर बात में ना डंडा उठा लेती हैं, क्योंकि तुम बच्चों को ना डंडे की ज़ुबान के अलावा कोई ज़ुबान समझ नहीं आती। हेलो नजमा, यार क्या हो गया? ये दादी जान ने मुझे हज़ारों के हिसाब से कॉल्स की हुई हैं और मुझे धमकियाँ भी दे रही हैं कि मेरे हाथ-पाँव तोड़ डालेंगी। तुम एक बार वापस तो आओ, फिर मैं तुम्हारा क्या तोड़ती हूँ ये तुम भी देखो और पूरी दुनिया देखेगी। दादी जान दाँत पीसते हुए बोली, यार तुम प्लीज़ वापस आ जाओ। दादी जान की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। नजमा ने बहाना बनाया, हल्ला क्या हो गया मेरी प्यारी सी दादी जान को? और मैं कैसे वापस आ सकती हूँ यार? उनको बोलो कि वो थोड़ी सी हिम्मत करें, मैं शाम तक आ जाऊंगी। शर्म ही खत्म होगी इस लड़की में। दादी की तबीयत खराब है और देखो इसकी बातें। आज इसे मेरे हाथों से ना कोई भी नहीं बचा सकता। अभी तक ताया जान को इस बारे में मालूम नहीं था, वरना वो अलग ही डरामा लगाते। वो इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रहे थे और वजदान का दिल तो बहुत चाहा कि वो जाकर उन्हें उठा दे, मगर अगर उनकी नींद खराब हो जाती तो वजदान का दिन खराब हो जाता। हवेली के सब लोग बहुत ज्यादा अजीबो गरीब थे और इस बात का एहसास वजदान को उस दिन हुआ था। यार तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ ना वापस आओ तो प्लीज वापस आ जाओ, वरना जमान भाई वहां पहुंच जाएंगे। फरजान की चिल्लाने पर उसका गला खुश्क हो गया। ये तुम्हारे साथ कौन है? वही जिससे छुप कर तुम हवेली से निकली थी। मतलब सबको पता लग गया था। और ये सोचकर उसका वजूद खौफ से कांपने लगा। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और उसकी सहेलियों ने जब उसकी हालत देखी तो पूछे बगैर न रह सकी, क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों हो? सब बर्बाद हो गया, तो प्लीज मुझे मेरे घर पहुंचा दो। और ये ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों ने प्लान बनाया था ना। गाड़ी के पैसे देखो, मैं तुम लोगों को गाड़ी के पैसे ना वापस दे दूंगी। जितने पैसे तुम लोगों ने रेंट पे लिए मैं तुम लोगों को उससे डबल पैसे दूंगी। प्लीज मुझे मेरे घर पहुंचा दो, वरना अगर वो यहाँ पहुंचे तो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी। वो बकायदा अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जिसको उसके लिए बुरा महसूस हो रहा था। वो हवेली के अंदर डरते डरते दाखिल हुई। चौकीदार भी दरवाजे पर मौजूद नहीं था। शायद सब तमाशा देखने के लिए लॉन्ज में इकट्ठे हुए थे। हालतू जलालतू आई बिला को टास दो, या अल्लाह सिर्फ आज मुझे बचा दे। मैं वादा करती हूँ कि इसके बाद दोबारा इस तरह का कोई कारनामा सर एग्जाम नहीं दूंगी। सिर्फ तू ही है जिससे मुझे उम्मीद है। तेरे अलावा ना तो किसी से मुझे उम्मीद है और ना ही किसी से मैं उम्मीद रख सकती हूँ। वो दिलो जान से दुआएं मांग रही थी और अपना ईमान ताज़ा करने की नाकाम कोशिश भी कर रही थी। वो हवेली के अंदर दाखिल हुई तो दादी जान उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी, मगर जमान जो कि थोड़ी देर पहले ही उठा था उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। साइड पर हो जाओ। इसे तो मैं, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? इसे जरा भी शर्मो हया होती है? अकेली लड़की जात कैसे इतना दूर जा सकती है, वो भी इन आवारा लड़कों के साथ? अरे दादी जान, मैंने खुद इसे जाने की इजाजत दी हुई थी। वहां सब लोग को साफ सुन गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसका दिल कर रहा था कोई जुमान भाई को खुशी से गले लगा ले। मतलब ये कि दादी जान, ये कल मेरे पास आई थी और इसने मुझे बताया भी था कि इसकी यूनिवर्सिटी की टीचर्स टीचर्स भी जा रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी का एक ट्रिप था। या अल्लाह, ये कब हुआ? विजदान ने अपनी पेशानी को मसला और सोचने की कोशिश की। दूर दूर तक यूनिवर्सिटी में ट्रिप की बात नहीं चल रही थी। जी दादी जान, मेरी क्लास टीचर ने ना ये ट्रिप अरेंज करवाया था। मुझे पता था कि आप लोग इजाजत नहीं देंगे और मुझे डर भी लग रहा था। अब देखिए ना, छोटी छोटी बात पर डंडा उठा लेती हैं आप। ऐसे कौन करता है? बंदा आपसे बात करने से भी फिर घबराता है। इसीलिए मैं जमान भाई से परमिशन लेकर गई थी। वो तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने जमान को घूरते हुए कहा, मैं तो खुद थोड़ी देर पहले नींद से जागा था और समझने की कोशिश ही कर रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। फैजान नफरत बड़ी नजरों से जमान को देख रहा था।
वो ये नोट कर रहा था कि काफ़ी दिनों से उस लड़की में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा है। मुझे लगता है दादी जान, यहाँ पार्टियाँ बन गई हैं, इसी वजह से अब कोई फ़ायदा नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया, जबकि हानिया सबके जाने के बाद जमान का शुक्रिया अदा करने लगी। थैंक यू सो मच अमान भाई, मुझे भाई कहकर मत पुकारो। जी जी बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाए। आज के बाद मैं आपको जमान ब्रो बोलूंगी। ब्रो का मतलब भाई ही होता है। अरे नहीं नहीं, ये आजकल के ना दो में भाई मतलब नहीं लिया जाता, बल्कि इसका मतलब होता है दोस्त। आज से आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आज से हम दोनों एक ही गैंग के लोग हैं। तुम्हारे गैंग में और कौन कौन है? बस आप और मैं। ये कहकर वो अपने पूरे दांतों की नुमाइश करती वहां से चली गई, जबकि वो भी अपने बालों में हाथ फेरता खुलकर मुस्कुरा दिया। इस लड़की में कुछ तो था जो आम किसी भी लड़की में नहीं था। रात के वक्त वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। उसके सारे कपड़े कैंची से कटे हुए थे। हाय मेरी साड़ी! ये साड़ी इसने 3 दिन पहले ऑर्डर की थी और अभी तक उसने ये पहनी भी नहीं थी, और इसका ये हशर हो गया था। हाय मेरे अल्लाह! वो अपने कपड़े उठाकर भागती हुई दादी जान के कमरे में आई, जहाँ वजदान पहले से ही मौजूद था। दादी जान, ये देखें, ये क्या हो गया? मुझे तो लग रहा है किसी ने जादू कर दिया, क्योंकि जब इंसान पर जादू होता है तभी उसके साथ इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। तुम्हारी तो मैं। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी तो वो उसे घूरने लगा। उसकी नजर देखकर वो फौरन चुप हो गई। आजकल वजदान साहब कुछ ज्यादा ही बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगे थे। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उन्होंने बिजनेस को अपने सर पर सवार कर लिया था तो उसमें कुछ गलत भी नहीं होगा। उसने अपने बाबा जान से कहकर एक बिजनेस डील भी अपने हाथों में ले ली थी, और अब वो हर हाल में इस बिजनेस डील को कामयाब बनाना चाहता था। और इन दिनों वो मसरूफ भी हो गया था, और इसके साथ वो शरारतें करती थी और उसके मामलात में दखल अंदाजी करती थी, मगर वो पहले की तरह उससे बदला नहीं लेता था। एक रात जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो उसके लैपटॉप पर झुकी हुई थी और ना जाने क्या ढूंढने में मसरूफ थी। वो खामोशी से बाजू लपेटकर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसके मुंह से निकलने वाली अजीबो गरीब बातें सुनने लगा। वैसे एक बात तो क्लियर है कि ये बंदा हैंडसम बहुत है, किसी भी लड़की को ना अपने पैर में गिरफ्तार कर सकता है। इसी वजह से तो उसकी हद से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स है। अल्लाह कभी भी किसी लड़की को ना ऐसा शौहर ना दे जो कि इतना खूबसूरत हो, तो नहीं तो पूरी जिंदगी इनसिक्योरिटी में ही गुजार देगी। वो खुद से ही सवाल और जवाब कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी, और उसके लैपटॉप पर अपनी सारी तस्वीरें निकाल रही थी। किसकी इजाजत के बगैर उसके कमरे में दाखिल हुई हो? ये बहुत ही मायूब हरकत है। उसकी आवाज सुनकर अपनी जगह उछल पड़ी। हाय अल्लाह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इस तरह की हरकत कौन करता है? यही सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि आप मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर क्या तलाश करने आई थी? वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा तो वो तेजी से पीछे की तरफ हटी। पीछे दीवार थी जिसकी वजह से वो रुक गई। वो, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई थी। बोले, मैं सुन रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा दूर रहकर बात करें। उसकी गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे। उसकी कानों की लो भी थकने लगी थी। दिल था जो अलग ही जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हुआ? तुम मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं क्यों डिस्टर्ब होने लगी? ये कहकर उसने जोर से उसके सीने पर हाथ मारा और फिर लंबे लंबे कदम बढ़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो इसके परफ्यूम की खुशबू को महसूस करता हुआ खुलकर मुस्कुरा दिया। तुम्हारे तो सारे बल मैं कस के निकालता हूँ। अगर मैंने तुम्हारे पर ना काटे तो मेरा नाम भी वजदान खान नहीं। और अपने बालों पर हाथ फेरता धमकी अमेज अंदाज में बोला। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी तो वो उसके कमरे में दाखिल हुआ। आजकल तो मेरे साथ आज तो मेरे साथ चलोगी, ऑफिस आते हो तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। वो संजीदगी से बोला। ओह हेलो मिस्टर, मुझे आपके साथ हवेली वालों को अभी तक तुम्हारे रिजल्ट के बारे में मालूम नहीं है, और ना ही उन्हें ये पता है कि तुम एक प्रोफेसर को ब्लैकमेल भी करती थी। तुमने हवेली वालों को बताने की बजाय डायरेक्ट अपने कजन डीएसपी फरहाद को बताया, और अगर दादी जान को ये बात पता चल गई तो तुम्हारे अंदाजा है कि तुम्हें घर पर बिठा लेंगी। तुम्हें ये सारी कहानियां किसने बताई? उसका मुंह देखने वाला था। तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे कोई छुप सकता है क्या? और फिर वो भी तुम्हारे मामले में? ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मेरी जात में इंटरेस्ट नहीं लेने लगी हो। मुंह हाथ धोकर रखो अपना। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंटरेस्ट लेने के काबिल हो। ये उनसे पूछो जो मुझ पर मरते हैं।
वरना यूनिवर्सिटी में तुमसे भी ज़्यादा हसीन औरतें मौजूद हैं। बल्कि ये कहा जाए कि तुमसे भी ज़्यादा गोरी-गोरी हैं। वो उसके सांवले रंग पर चोट करते हुए बोला था। मेरा तो रंग फिर गंदमी है। तुम तो काली बीवी मिलेगी तुम्हें, वो भी अफ्रीकन। देखना, अंधेरे में भी वो नज़र नहीं आया करेगी। तुम्हें उसे देखने के लिए ना टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो जो बोलने पर आई तो फिर चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिक्र मत करो, आजकल के दौर में बल्ब ईजाद हो गया है, तो मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं होगी दिक्कत। और इसकी बातों को, मफहूम को समझते वो खफा हो गई और उसके पहलू से निकलती बाहर चली गई। मैं इस इंसान को किस तरह पागल बनाऊं, कैसे विजदान को सब लोगों की नजरों के सामने से गिराऊं। पिछली बार उसने जो कुछ मेरे साथ किया वो मुझे अभी तक नहीं भूल रहा। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते वो पत्थर को जोर जोर से ठोकर मार रही थी। उसे देखा कि वापसी पर उसे लेने के लिए जमान आया था। वो खुशगवार अंदाज में मुस्कुरा दी, मगर उसका दिल अभी भी थोड़ा अजीब सा हो रहा था। वो देख रही थी कि जमान आजकल उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। वो छोटी बच्ची नहीं थी जो समझ ना पाती। उसे जमान अच्छा तो लगता था, मगर शादी के हवाले से वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं था। वो बहुत खड़ूस था, हर वक्त संजीदा रहता था और उसे इस तरह के लोगों से नफरत महसूस होती थी। अक्सर तो अपने कजनों से ये भी बात करती थी कि जमान भाई को तो लड़ना भी नहीं आता। कसम से बहुत ही बोरिंग इंसान है और उनके साथ जिंदगी गुजारना सबसे मुश्किल तरीन काम है। जैसी हो तुम? उसे देखते हुए स्पार्ट लहजे में बोला। जी मैं ठीक हूँ। उसे बमुश्किल मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने बुरा तो नहीं माना कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया? ओह नहीं नहीं, मुझे तो खुशी हुई बहुत ज्यादा, वरना वापसी पर मुझे लोकल खाना पड़ता। विजदार ने वादा किया था कि वो आएगा और पता नहीं वो कहाँ रह गया। तुम्हें भूख लग रही है? बहुत ज्यादा लग रही है। इनकार करना तो उसने सीखा भी नहीं था। खाने से इनकार को और खाने की बेरहमी वो समझती थी। जब भी उसे कोई ऑफर करता तो वो दिलो जान से राजी हो जाती थी और उसे लेकर एक होटल में चला गया था। और से वहां अपना एक दोस्त भी मिल गया था। उसने 15 मिनट का वक्त मांगा था और वो अपने दोस्त के करीब जाकर खड़ा हो गया। और वो अब अकेली ही टेबल पर बैठी हुई थी। उनका ऑर्डर अभी तक रेडी नहीं हुआ था, जो कि उसकी नज़र वजदान पर पड़ी, जो कि अपने ऑफिस की कॉलीग के साथ बैठा हुआ था। वो एक बहुत बड़े बाप की बेटी थी और जिस डील पर वो काम कर रहा था वो लड़की भी उसी डील पर काम कर रही थी। वो जानता था कि वो लड़की उसकी ज़ात में इंटरेस्टेड भी है। इसी वजह से उसने भी इस लड़की को यही बताया था कि मैं सिंगल हूँ और इसका एक ही असूल था कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक पूरी दुनिया को यही बताते रहो कि तुम सिंगल हो। ये देखकर हानिया के लबों पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट फैल गई थी और वो तेजी से उसके पास गई और उसका बाजू पकड़ते हुए बोली, हनी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप हनीमून पर मेरे साथ कश्मीर जाएंगे और आप यहाँ बैठे हुए हैं। ये सब सुनकर वो लड़की गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम तो मुझे कह रहे थे कि तुम सिंगल हो, यार मेरी बात तो सुनो। वो हड़बड़ा गया जबकि हानिया उसका बाजू पकड़कर खींचती बाहर लेकर आई। तुम्हारा दिमाग तो मैं ना अभी ठिकाने पर वापस लाता हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें हनीमून पे जाने का, तो ठीक है, तो तुम्हें लेकर जाता हूँ। तुम्हारी तुम बेफिक्र हो जाओ। हानिया को लग रहा था कि वो बाहर जाकर उसका बाजू छोड़ देगी, मगर ये क्या, वो तो उसे घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक ले गया था। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैं यहाँ जमान भाई के साथ आई थी, मैं उन्हीं के साथ वापस जाऊंगी। वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मैं ना उनको मैसेज कर देता हूँ। ये कहकर उसने जमान के नंबर पर मैसेज कर दिया कि आज कल वो कजन उससे बहुत ज्यादा कट रहा था। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे बताओ ना। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तुम पागल तो नहीं हो गए? किस ख्वाहिश की बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे तुमसे बस मजाक कर रही थी, लेकिन मैं सीरियस हूँ। हाय लेडी, तुम्हें तो पता है ना, हम मशरकी लोग हैं और हाँ, हमारे यहाँ हनीमून उसी वक्त मनाया जाता है जब हमारा निकाह हो जाए या फिर रुखसती हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे एक छोटा सा निकाह कर लूँ। मैं ना तुम्हारा गला घूंटूंगी। कल रात ही उसने दादी जान को ताया जान से ये बात करते हुए सुना था और वो लोग इस लड़की का निकाह जमान से कराना चाह रहे थे, जबकि वो ऐसा किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो ये भी जानता था कि अगर वो इससे मोहब्बत का इजहार करेगा तो उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं करेगी और जिद में आकर वो जमान से निकाह करने के लिए राजी भी हो जाएगी। मैं तुम्हारा ना मुंह नोच डालूंगी अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो। फिर तुम्हें मुझसे एक छोटा सा वादा करना होगा। वजदान उसकी आंखों में देखता मजबूत लहजे में बोला, कैसा वादा?
तुम जमान से शादी से इनकार कर दोगी। तुम्हें किसने कहा कि मैं उस इंसान से शादी करूंगी? मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं एक दीवार के साथ टकरे मारती रही सारी जिंदगी। ये सुनकर उसे बहुत मजा आया और उसका दिल कर रहा था कि इस लड़की को खुशी से गले लगा ले, मगर अफसोस ये था कि वो लड़की थी। मतलब मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। मुझे बड़ा इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। वो गुनगुनाता हुआ घर की तरफ गाड़ी ले गया। तुम मुझसे मजाक कर रहे थे? और अपने दिल को संभालती नरमी से बोली, हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की से निकाह करूंगा? छी, इतना गंदा टेस्ट नहीं है मेरा। तुम हो ही बदतमीज। तुम इसमें कसूरवार नहीं हो। देखना कि तुम एक गंदी काली बीवी ही तुम्हें मिलेगी। कि ऐसा ना हो कि लड़की तुम निकल आओ। तुम भी तो काली हो ना। सर पर ठीक तरह से बाल भी नहीं है। जो बाल है वो भी गिरे हुए हैं। ये ऐसा ना हो कि तुम गंजी हो जाओ। गाड़ी में ही उसने वजदान के गुस्से से बाल पकड़ लिए थे, जिसे उसने बहुत एहतियात से और महारत से छुड़ा लिया था, क्योंकि अब तो इसे आदत भी हो गई थी। और फिर उसके बाद वो यही गाना गुनगुनाने लगा। अब तो आदत सी हो गई है हमको ऐसे जीने में। और अपने कानों पर हाथ रखे उसे खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर सामने भी एक नंबर का ढीठ इंसान मौजूद था। हानिया से दादी जान ने जमान के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं उन्हें हमेशा अपना भाई ही समझती रही हूँ। जमान ने इस बात को अपने दिल पर नहीं लिया था, बल्कि उसकी रजा पर राजी हो गया था। और उसने दिल में सोचा कि शायद ये उसकी किस्मत में नहीं था, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। और वो एक समझदार इंसान था और जानता था कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती। वजदान 2 महीनों के लिए अमेरिका जा रहा था। इस दौरान उसने दादी जान से भी अपने दिल का हाल बयान कर दिया। दादी जान ने उसकी बात सुनकर बहुत खुशी महसूस की। उन्हें पहले ही ये शक था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इनकी लड़ाइयाँ और नोक झोंक इस बात की दलील थी। उसके जाने के बाद हवेली में एक अजीब सी बोरियत फैल गई थी। जहाँ कहीं भी वो जाती उसे वजदान की शक्ल दिखाई देती। उसकी आवाज़ उसके कानों में गूंजती रहती और उसकी मुस्कुराहट आंखों के सामने आ जाती। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया है? इतना तो आशिक भी अपने महबूब के लिए पागल नहीं होता जितनी मैं इस इंसान के लिए ना पागल हो रही हूँ। कल तक तो मैं इससे लड़ती रहती थी और आज इसकी कमी महसूस हो रही है। ये कैसा पागलपन है? उसका क्राइम पार्टनर होने का साथ साथ उसका दुश्मन भी था और उसका दोस्त भी। हर बात वो इससे शेयर करती थी और अब उसे इस चीज का भी एहसास हो रहा था कि वो इस इंसान को पसंद करती है और उसके बगैर उसकी जिंदगी भी नामुकम्मल है। वो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। उसके लिए कई रिश्ते आए थे, उसने खुद ही इनकार कर दिया था। हर रिश्ते को देखकर वो यही सोचती थी कि नहीं, ये वजदान की तरह नहीं है, ये इसकी तरह मजाक नहीं करता, ये उसकी तरह शरारतें नहीं करता, ये उसकी तरह मेरे साथ नोक झोंक नहीं करता। और जब वजदान को ये पता चलता वो अपने लिए आने वाले रिश्तों से इनकार कर रही है, तो वो खुशी से उछलने लगता। यानी वो लड़की खुद ही अपने आप को उसके लिए संभाल कर रख रही थी और उसे भी इसका इंतजार था। 2 महीनों के बाद उसने वो कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों में ले लिया और अपनी कंपनी को उसने एक बहुत बड़े पैमाने पर फैला दिया था। अमेरिका में उसने दिन रात मेहनत की थी। कई रातें वो बेनींद गुजारी, कई मीटिंग्स अटेंड की, वो बहुत सारी प्रेजेंटेशन दी और आखिरकार उसने अपनी मेहनत का फल देख लिया। उसके बाबा जान समेत सब लोग उससे बहुत ज्यादा खुश थे। ताया जान ने तो खुशी से उसके सर पर हाथ रखकर दुआएं दी। जुमान भी उसकी तारीफ किए बगैर न रह सका। उसने कहा, वजान, तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया, हमें तुम पर फख्र है। वो वाकई एक चालाक और शातिर इंसान था। कारोबार की समझ उसे खून में मिली हुई थी। हलीम हवेली में वजदान की शादी की बातें हो रही थी। वो जहाँ कहीं भी जाती उसका नाम लिया जाता। घर की खौतीन उसके बारे में बातें करती रहती थी। कोई कहती कि बहुत अच्छा लड़का है, कोई कहती बहुत हैंडसम है, कोई कहती बहुत अच्छी नौकरी है। अब तो उनके कान भी पक गए थे और वो सोचती रहती कि काश ये लोग चुप हो जाए। और जब इस रात हवेली वापस आया तो लॉन में ही टहल रही थी। रात का वक्त था और आसमान पर चांद चमक रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और वो अपनी शाल अपने कंधों पर लपेटे सोचों में गुम थी। मेरी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मैं तुम्हारा दीदार करूं और देखूं कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। वजदान को अपनी आंखों के सामने देखकर वो एक लम्हे के लिए उसे यकीन ही नहीं आया था। ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब देख रही है और वो अपनी जगह पर जम गई। क्या हो गया है? पत्थर की हो गई हो क्या? वजदान ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो होश की दुनिया में वापस आई। उसने अपनी आंखों को चुपका और फिर से देखा। तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए हो।
उन दोनों ने एक ही बात बैक वक्त कही और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ऑकवर्ड फील करने लगे थे। दोनों के गाल शर्म से सुर्ख हो गए थे। दोनों ने निगाहें झुका ली। तुम अंदर बाकी सब लोगों से मिलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसने निगाहें चुराते हुए कहा और इसकी करीब नहीं रहना चाहती थी, वरना उसका दिल और तेज धड़कने लगता। यानी आप इस तरफ भी वो मुस्कुराता उसकी तरफ बैठ कर देखने लगा। हवेली के अंदर वो दाखिल हो गया। वो जानता था कि वो शर्मा रही है, उसे ये मंजर बहुत अच्छा लग रहा था। जब भी वो उसकी शादी की बातें सुनती तो उसका दिल डोलने ही लगता था और उसके सीने में दर्द सा ही होने लगता था। न जाने क्यों, कौन सी लड़की होगी जिसकी वजह से शादी होगी। से इंसान तो बहुत जबरदस्त है, मजाक मजाकिया भी है, हैंडसम भी है और हाँ थोड़ा सा दिल फेंक है। वो बाद में इंसान कंट्रोल कर ही लेता है। अगर मुझ जैसी प्यारी बीवी मिले, या अल्लाह, मुझ जैसी प्यारी बीवी क्यों मिलेगी, कि कौन इसके बारे में इतना ज्यादा सोच रहा है। या अल्लाह, ये मेरे साथ इतना इस साथ क्यों हो रहा है यार। क्या मैं वाकई से मुझसे मोहब्बत हो गई है। जो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उस दिन वो छत पर खड़ी थी तो उसकी पुष्ट पर आकर खड़ा हो गया और उससे पहले कि उसे तंग नहीं करता था, बल्कि काफी मेच्योर हो गया था। उसका अंदाज बदल गया था और वो ज्यादा संजीदा रहता था। उसकी बातों में भी जिम्मेदारी झलकती थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमने बचपन में एक दूसरे को बहुत तंग किया है, बहुत लड़े हैं, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से पसंद किया है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। हानिया को लगा कि किसी ने उसकी पसंदीदा अल्फाज उसके कानों में घोले हैं। वो बेवकूफों की तरह उसके चेहरे को देखने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सब सच है। मोहतरमा, आपसे कुछ कहा है मैंने? और बढ़ाकर सीधी हुई जैसे गहरी नींद से जाग गई हो। उसने अपने आप को संभाला। पहले ठीक तरह से ना प्रपोज करना सीखो, उसके बाद मेरे पास आना। अगले दिन वो उसके लिए डायमंड रिंग लेकर गया। उसने एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में उसके लिए कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया। गुलाबों से जगह को सजाया था। इतना तो वो जान गया था कि वो पहली बार में राजी हो गई थी, मगर अपनी फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी थी। उसे वो नखरे दिखाना चाहती थी, इनकार करना चाहती थी, मगर नहीं दिखा पाई थी। जब उसने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, वो भी उससे मोहब्बत करती थी। आज से नहीं, बल्कि बचपन से, जब से उसने होश संभाला था। एक ही महीने के बाद दोनों का बहुत धूमधाम से निकाह हुआ। पूरी हवेली को सजाया गया, रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया। शादी की तकरीबात कई दिन तक चली। शादी के बाद पहला महीना तो बहुत सुकून से गुजरा। दोनों ने अपने हनीमून कश्मीर में मनाया। वहां की खूबसूरती देखी, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाना। थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद फिर से दोनों की ऊट पटांग हरकतें शुरू हो गई। हर वक्त वो दोनों एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ रहते थे। कभी वो उसके खाने में नमक ज्यादा डाल देता, कभी वो उसके कपड़े छुपा देती, और कभी वो उसके मोबाइल का पासवर्ड ही बदल देता, और कभी वो उसकी मीटिंग में खलल डाल देती। दादी जान बस अपना माथा फोड़कर रह जाती थी और आखिर में यही कहती कि उन दोनों को कुछ भी नहीं हो सकता, ये सारी उम्र ऐसे ही लड़ते रहेंगे। लेकिन उनकी आंखों में मोहब्बत की चमक देखकर सबको अंदाजा हो जाता था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। रात का वक्त था। चांद की चांदनी कमरे में आ रही थी। वजदान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जबकि हानिया बिस्तर पर लेटी उसे घूर रही थी। तुम हर वक्त काम ही करते रहते हो, मुझे वक्त ही नहीं देते, उसे शिकायती लहजे में कहा। वजदान ने लैपटॉप बंद किया और वो उसके करीब आकर बैठ गया। अच्छा, तो मेरी बेगम नाराज है क्या? बहुत ज्यादा। उसने मुंह फुला लिया। तो भी ठीक है। वो उठने लगा तो हानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? अरे, आप तो नाराज है, मैं सोचा कि आपको अकेला छोड़ दूं। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम वाकई ना बहुत बदमाश हो गए हो। उसने उसके सीने पर हल्का सा हाथ मारा। वजदान ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। जानती हो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हर चीज खूबसूरत लगने लगी है। तुम्हारी हर शरारत, तुम्हारा हर नखरा, तुम्हारी हर बात, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। हानिया के गाल शर्म से सुर्ख हो गए। अचानक इतनी मोहब्बत भरी बात है, क्यों? अपनी बीवी से मोहब्बत भरी बातें नहीं कर सकता क्या? उसके करीब होता हुआ बोला, कर सकते हो, लेकिन इतना करीब मत आओ। उसने नजरें झुका ली। क्यों, शर्मा रही हो? उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। नहीं तो मैं क्यों शर्माऊंगी? हानिया ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, मगर वो इसकी धड़कनें जैसे तेज हो गई थी।
तुम्हारे दिल की आवाज़ कुछ और कह रही है। फरजान ने उसके हाथ को अपने सीने पर रखा। देखो, तुम्हारी वजह से ना मेरे दिल में कैसे धड़कन धड़क रहा है। हानिया की आंखें भर आई। तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? इतनी नहीं, बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सांसों में बसी हो, मेरे दिल की धड़कन हो। उसके माथे पर प्यार बड़ा बोसा दिया। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बचपन से ही करती थी। जब तुम अमेरिका गए थे तो मैं हर वक्त तुम्हारी याद में रोती थी। हानिया ने अपना सर उसके सीने से लगा लिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वजदान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वादा करो। वादा। दोनों काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, मोहब्बत के उन लम्हात को जी भरकर महसूस करते रहे। और बाहर चांद मुस्कुरा रहा था। हवा भी गोया उनकी खुशी में शरीक थी। ये वो लम्हात थे जो उन्हें हमेशा याद रहने वाले थे। वो लम्हात जो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करने वालों को नसीब होते हैं। वैजान ने आहिस्ता से हानिया के बालों में हाथ फेरा। तुम जानती हो, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे लड़का लगा था कि ये लड़की तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और अब? हानिया ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। और अब ऐसा लगता है कि तुमने वाकई मेरी जिंदगी बदल दी है, लेकिन बर्बाद नहीं बल्कि संवार दी है। वो मोहब्बत से मुस्कुराया। तुम भी ना कभी सीधी बात नहीं कर सकते? हानिया हंसते हुए बोली। ये तो मैंने तुमसे ही सीखा है। वजदान ने उसे और करीब खींच लिया। अच्छा, तो अब मेरी बातों का इल्जाम भी मुझ पर? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे पागल बना दिया है। तुम्हारी मोहब्बत में पागल। और मुझे इस बात पर फख्र है। हानिया ने शरारत से कहा। वो दोनों हंसने लगे और फिर खामोशी छा गई। वो खामोशी जो मोहब्बत की जुबान बोलती है, वो सुकून जो सिर्फ और सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही मिलता है।